सी टेट 2023 की ईवीएस क्लास की ये क्लास 9 है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 8 क्लास कंप्लीट कर लिया है, जिसकी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। आपको एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने इसका अलग से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया, जाकर के आप सभी लोग इस प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको एक बात बता दें, आज की वीडियो से जो है आपको क्वेश्चन के अंत में जो है एक सीरीज चलेगा जो कि क्विज कॉन्टेस्ट है। आप सभी को इसका आंसर देने का जरूर कमेंट में प्रयास कीजिएगा। वीडियो के अंत में सभी के लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल होता है? मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर तोरंग का मतलब जंगल होता है? वो है झारखंड। झारखंड में जो है वो तोरंग का मतलब जंगल होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 झारखंड। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मिजोरम में की जाने वाली झूम की खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। झूम की खेती जो है वो कहाँ होता है? मिजोरम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसके बारे में जो कथन दिया है वो पूछा कौन सा कथन सही है? एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि को गहरी जुताई की जाती है। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जहाँ जमीन पर काटते हैं वहीं पर उसको जला देते हैं, ताकि जला हुआ अवशेष खाद के रूप में यूज किया जा सके। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह कौशल नहीं है? आप क्वेश्चन अच्छी तरह से देखिए, यहाँ पर नहीं है मीन्स नेगेटिव पूछा है, तो हमारा आंसर भी जो होगा वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूर्वानुमान, निष्कर्ष निकालना और अवलोकन, ये तीनों जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन निर्धारण जो है वो नेगेटिव है यहाँ पर। तो हमारा आंसर जो है वो होगा निर्धारण। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 निर्धारण। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी जो है क्वेश्चन का आंसर कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और एक सरप्राइज क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के वीडियो के अंत में आपको मिलेगा। आप सभी लोग उसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? मतलब यहाँ 4 नाम जो दिया हुआ है, कछुआ, मछली, कौवा और घड़ियाल, इन चारों में से कौन अलग है, भिन्न है, कौन सबसे भिन्न है? तो देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कछुआ, मछली और घड़ियाल, ये जो तीनों है वो कहाँ रहते हैं? पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, मछली को छोड़ के, लेकिन पानी में ये तीनों रहते हैं। लेकिन कौवा जो है वो कहाँ रहता है? नभ में और जमीन पर, तो इसको नभचर बोलते हैं। और ये तीनों जो है वो जलचर है। तो हमारा सिर्फ यहाँ पे कौवा जो है वो अलग हो जा रहा है, ये नभचर है, ये पानी में नहीं रहता है। तो हमारा आंसर जो है पूछा था कि कौन अलग है, तो यहाँ पर अलग हो जाएगा कौवा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कौवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा कैसी हो जाएगी? मतलब एक खेत है, उसमें बार बार जो है वो रासायनिक खाद डाल रहा है, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद उसका खेत कैसा हो जाएगा? तो केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बन जाएगी। तो देखिए, बार बार कोई भी जमीन पर रसायन डालने से और एक ही फसल उगाने से क्या होता है? उस जमीन का बंजर हो जाता है। क्या होता है? वो जमीन जो है वो बंजर हो जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान से सभी लोग देखिए और नोट करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित में से कथनों का अध्ययन कीजिए। मतलब रेगिस्तानी ओक है, उसके बारे में यहाँ डिटेल दिया गया है, उसके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें सही है। तो देखिए, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर है, अर्थात 4 मीटर होती है। यह वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती है, जहाँ तक कि पानी ना पहुँच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में
पाया जाता है। देखिए एक वृक्ष है जिसको रेगिस्तानी ओक बोला जाता है, इसका जो ऊंचाई होता है, हमारा जो स्कूल की जो दीवार होती है ऊंचाई लगभग 4 मीटर उतने के बराबर होते हैं। मतलब ये पहला ऑप्शन जो है वो सही है। और इसकी जो ये जड़ें जो होती हैं तब तक फैलती जाती है कि जब तक इसको पानी ना मिल जाए, और इसकी जड़ें, इसकी जो ऊपर वाले भाग होते हैं उसका 30 गुना जो है वो बड़ा उसका जड़ होता है। तो मतलब ये जो ऑप्शन नंबर बी भी है और ये सही है। और इसकी तने में जो है वो पानी जमा होता है, और जब वहाँ के लोगों को पानी की कमी होती है तो वहाँ पाइप डाल करके वहाँ के लोग पानी निकाल लेते हैं। तो यहाँ ये ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता नहीं, ये गलत है। ये पेड़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। सर जो हो जाएगा ए, बी और सी होगा। ठीक है दोस्तों, रेगिस्तानी ओक से क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए कोई भी एक पक्षी है उसका देखिए आंख जो है एक इधर होता है एक इधर होता है, जिसके कारण जो है उसको ना आगे सही से दिखाई पड़ता ना पीछे से। इसको ऊपर नीचे आगे पीछे देखने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने गर्दन को आगे पीछे ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो यही पूछ रहा है यहाँ पर कि अधिकांश पक्षी के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इनके कान ढके होते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, इनके नेत्र भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो देखिए सभी पक्षी के नेत्र जो है वो 2 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि गर्दन जो है वो अधिक हिलाते, क्यों हिलाता है? यहाँ पर सटीक आंसर पूछा कि कारण क्या है। तो कारण जो है वो है अधिकांश पक्षियों के नेत्र जो है स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। जैसे कि हम लोग अपनी आंख ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं, लेकिन उनका आंख जो है वो स्थिर होता है। इस वजह से दाएं बाएं देखने के लिए वो है उनको गर्दन घुमानी पड़ती है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख पा रहे होंगे। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्न में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब रीना जब आम का मौसम आता है तो उस आम को खाने के बाद आम को और कुछ दिनों के लिए रखना भी चाहती है, कुछ और महीनों के लिए। तो उसको क्या करना चाहिए? अचार और पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में। देखिए रेफ्रिजरेटर ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, प्लास्टिक के थैले में भी ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, जूस भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। लेकिन जो अचार और पापड़ जो है, आम पापड़ जिसको बोलते हैं, ये ज़्यादा दिनों तक स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त तरीका जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, अचार और आम पापड़ बना करके हम आम का मजा ज़्यादा दिनों तक ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे होंगे, ये एनसीएफ का क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आपको जरूर एक देखने को मिलेगी। यहाँ पर पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा मीन्स एनसीएफ 2005 के कक्षा और 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी कार्यक्रम या पाठ्य पुस्तक की संतुष्टि नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 के आगे की कक्षाओं के लिए, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, या संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो देखिए यहाँ पर जो बोला है कि इसके सबसे उपयुक्त कारण क्या है, तो देखिए सबसे उपयुक्त कारण जो है ये तो नेगेटिव हो गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे उपयुक्त जो है वो होगा संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। मतलब हमारे जो बच्चे का जो परिवेश है उसका पर्यावरण से रिलेटेड उसको कैसा बनाना है? संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। दोस्तों टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग सिर्फ टॉपिक का जो है उसी पे फोकस्ड रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? मतलब एक अध्यापक है, उसको क्लास 4 के बच्चा को क्या पढ़ाना है? सांस्कृतिक के बारे में पढ़ाना है, हमारे संस्कृति के भोजन के बारे में पढ़ाना है। तो वो कैसे पढ़ाएगा वो पूछ रहा है, सबसे उपयुक्त विधि क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर पहला दे रहा है कि विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के क्षेत्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। देखिए फ्लैश कार्ड दिखा के हम बच्चों को कुछ बता नहीं सकते हैं उसके बारे में। ठीक, हमारे देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध प्रकार के भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। जी, ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि करके सीखना
लर्निंग बाय डूइंग जो है वो करके सीखना, बच्चों के द्वारा करके सीखा हुआ चीज़ वो जल्दी सीखते हैं, वो अनुभव से जो करते हैं वो ज़्यादा दिनों तक सीखे रहते हैं। तो हमारा आंसर जहाँ भी आपको रियल लाइफ से जो रिलेटेड होगा करके सीखना, वो ही आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा करके सीखने में, कि अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध प्रकार के भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना देना, ताकि वो खुद से करके बताएं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आज का जो हमारा जो सरप्राइज क्वेश्चन है वो है ये। चलिए आप सभी को लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ देख पा रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो जो यहाँ पर इस चारों विटामिन में से कौन से विटामिन के कमी से जो है वो रतौंधी बीमारी होती है, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर सभी को देना है। जिनका आंसर सबसे पहले मिलेगा मैं उनको कमेंट जो है वो पिन करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह चलिए सीरीज को चलाते रहते हैं और जल्द से जल्द हमारा जो टॉपिक है ख़त्म करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर इसका हमको कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।